इज सीरिया अ बैटलफील्ड ऑफ पाइपलाइन वॉर एंड मिडल ईस्ट का जो कंट्रोल है वो स्लिप कर जाएगा इनटू द हैंड्स ऑफ लाइक नॉन अमेरिकन, और वहाँ पे इन द फ्यूचर यूएस, इसराइल एंड टर्की विल बी कॉलिंग द शॉट्स। इसको कैसे जस्टिफाई करेंगी आप, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगी आप? वो तो जी फेयरली सिंपल है। आपको पता है कि सीरिया में तकरीबन 50 साल से एक बहुत ही ओप्रेसिव रजीम थी अलियती क्लैन की। पहले बशारुल असद के वालिद थे, उसके बाद बशारुल असद थे। बशारुल असद भी 24 साल समझिए काबिज रहे सीरिया पे, और पिछले 13 साल से वहाँ पर एक सिविल वॉर है। और सिविल वॉर जो है उसकी ज़ाहिर है एक्सटर्नल सपोर्ट थी। मैं हर जगह एक हेनरी किसिंजर का कोट जो है वो बोलती हूँ। हेनरी किसिंजर ने कहा था कि अगर आपको मिडल ईस्ट में अमन चाहिए ना, तो फिर आप सीरिया में अमन नहीं होगा तो मिडल ईस्ट में अमन नहीं होगा, और अगर आपको मिडल ईस्ट में जंग करनी है तो फिर इजिप्ट साथ होगा तो जंग हो सकती है। तो सीरिया हैज जो एक आर्क ऑफ रेजिस्टेंस है सो कॉल्ड मिडल ईस्ट में, जो शिया सुन्नी डिवाइड है मिडल ईस्ट का, उसमें सीरिया का शायद सबसे बड़ा और अहम किरदार था। और ये बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स आउटप्ले करते थे सीरिया के अंदर भी। लिहाजा जब ये डाउनफॉल हुआ, पास लोग कहते हैं 5 या 6 रोज में हुआ, तो इस डाउनफॉल को एवरीबडी वाज टेकन बाय सरप्राइज, इवन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पिछले 50 साल से सीरिया में रजीम चेंज की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो रजीम चेंज की कोशिश कर रहा है ईरान में, या सीरिया से पहले 5 ममालिक में रजीम चेंज कर चुका है, बशमूल इराक। तो जो इनिशियल सीन्स आए वो तो बिल्कुल इराक जैसे थे। लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, अश्कबार थे कि फाइनली फ्रीडम है, स्टैचूज नीचे गिरा रहे थे, लूट मार भी हुई थोड़ी बहुत। पैलेस में आम लोग घुस गए, वहां लूट मार हुई। जो इरेनियन काउंसिल खाना है उसको उड़ा दिया। लेकिन मेरे ख्याल है जो ज्यादा अहम डिबेट है वो ये है कि अब क्या होगा। हम्म। और बहुत लोगों का ख्याल है कि आफ्टर द इनिशियल यूफोरिया, जब रियलिटी हिट करेगी सबको, तो सीरिया की रिवाइवल, सीरिया की सर्वाइवल, सीरिया का जुड़े रहना, ये सब बहुत अहम सवाल हैं। और दूसरी जो मुझे बात बहुत कोई समझिए फिक्र वाली लगती है, वो ये कि जिसके कंधों पर इन्होंने, इजराइल ने, टर्की ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस रेवोल्यूशन को लीड किया है, वो शख्स जो है वो, और आप देखिए कि इराक बहुत कॉशियस है, क्योंकि ये इराक में अलकायदा से जुड़ा हुआ था, फिर से जुड़ा हुआ था, फिर अमेरिकन प्रिजन में रहा फॉर गुड 6 इयर्स। इसको यूएन ने टेररिस्ट कहा है, इसको टर्की ने टेररिस्ट कहा है, इसको यूएस ने टेररिस्ट कहा है। और फिर अपने काम, अपने मफाद के लिए जो इसके साथी थे उनका इलाज इजरायली हॉस्पिटल्स में होता था, इसकी फंडिंग टर्की भी करता था, इसकी फंडिंग अमेरिका भी करता था, और आज ही लेड द रेवोल्यूशन। एक लाइन और कहूंगी, फिर आप जरूर मुझसे सवाल पूछेगा। और वो आई थिंक एक बड़ी इम्पोर्टेंट कमेंट किसी ने किया कि क्यों सीरिया का गिरना, द फॉल ऑफ डमास्कस और द फ्रीडम ऑफ डमास्कस वाज सच अ सरप्राइज। तो एक बहुत तनावर दरख्त था, एंड दिस इज अ कमेंट ऑफ एन अमेरिकन रिसर्चर ऑन सीरिया। उसने कहा सीरिया बाहर से एक बहुत तनावर दरख्त लगता लगता था, जिसको लोग 50 साल से गिराने की कोशिश कर रहे थे, और किसी को ये पता ही नहीं चला कि वो अंदर से खोखला हो गया है। और लिहाजा जब जो सपोर्ट थी इन सम वेज रशिया की और ईरान की, जब वो सपोर्ट कम हुई तो द फॉल हैपेंड। दो तीन चीज़ें। रशिया और ईरान की सपोर्ट कम क्यों हुई एट दिस पर्टिकुलर स्टेज, नंबर वन। और ये कैसे हो सकता है कि किसी को पता ही ना चले और स्लोली और ग्रेजुअली ये चीज़ें पाइल अप होती रही हो, और वहाँ पे चेंज के लिए कोई ना कोई यहाँ पे काम चलता रहा हो। वेयर वर द इंटेलिजेंस आउटफिट्स, दुनिया की इंटेलिजेंस आउटफिट्स जो है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईरान, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रशिया। सो ये अगर ये कहा जाए कि रशियन इंटेलिजेंस आउटफिट और ईरानियन इंटेलिजेंस आउटफिट्स का फेलियर था, नंबर वन। और सेकेंडली, अगर वो वाकई अंदर से खोखला हो चुका था सीरिया जैसे आप कह रही हैं, और ये ओवरनाइट तो चीज़ें हुई नहीं हैं, सो अगर नहीं हुई हैं तो इसको फेलियर नंबर वन इसको हम कह सकते हैं इंटेलिजेंस आउटफिट्स का, रशिया और ईरान की। एंड सेकेंडली,
ये कैसे हो सकता है कि किसी की इन्वॉल्वमेंट ना हो एंड ऑन इट्स ओन जनाब हुकूमत जो है जनाब वो दैट फॉल्स लाइक हाउस ऑफ कार्ड्स. इट डजंट वर्क दैट वे. आप भी समझती हैं, लोग भी समझते हैं कि ओवरनाइट तो चीज़ें नहीं होती. फिर ये कैसे हो गया? फेलियर कहेंगे हम इंटेलिजेंस आउटफिट्स का, रशियन और ईरानियन इंटेलिजेंस आउटफिट्स का? जो सीरियंस फौजी थे उनको शायद 40 सीरियन डॉलर्स पैसे मिलते थे, और जो रेबल्स थे उनको $2000 मिलते थे, अमेरिकन डॉलर्स. तो सीरिया की जो इकोनॉमिक कोलैप्स था और जो इकोनॉमिक करप्शन था 13 साल की सिविल वॉर की वजह से, मतलब करप्शन करते थे जो लोग ताकत में थे और इकोनॉमिक कोलैप्स था, तो इससे बहुत मुल्क खोखला हुआ. और फिर जो आई थिंक द फाइनल नेल इन द कॉफन वाज कि ईरान का जो सपोर्ट थी वो खत्म हो गई, क्योंकि जब रिबेल्स खड़े होते थे, क्योंकि 50 साल से इन रिबेल्स को सपोर्ट कर कर कभी किसी शक्ल में कभी किसी शक्ल में बशारुल असद की हुकूमत को गिराने की कोशिश की जाती थी, तो यू नो कि हिजबुल्लाह के जो फाइटर्स थे दे हैड पेनिट्रेटेड सीरिया और उन्होंने फाइट किया था. और जब हिजबुल्लाह ने यहाँ पेनिट्रेट किया था उसी वक्त हिजबुल्लाह में इजरायली पेनिट्रेशन हुई थी. तो इंटेलिजेंस तो कई लेयर्स में काम करती है. और दूसरी बात ये कि रशिया जो था वो भी, जब रशिया ने समझिए ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपना कमबैक किया था, तो सीरिया पहली जगह थी. सीरिया के बशारुल असद को उन्होंने सपोर्ट किया, बशारुल असद ने उसके बदले में उनको एयर बेसिस दिए, और दिस वाज रशियाज फुट बैक इनटू मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स, जिसको उस वक्त मेरा ख्याल वो थे ओबामा थे, वो उस दौर रेजिस्ट नहीं कर पाए. और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट में ये कहा कि जो हम सीरिया में इस वक्त देख रहे हैं ये ओबामा की ब्लंडर है, लेकिन ये हमारी जंग नहीं है, हम इसका साथ नहीं देंगे. लिहाजा मैं समझती हूँ इस पूरी सूरत हाल में जो वाइल्ड कार्ड है वो इज हाउ विल ट्रंप रिएक्ट टू इट, क्योंकि उन्होंने एक से जायद मरतबा ये कहा है कि वो सीरिया की जंग में हिस्सा नहीं डालेंगे. एक तो उनकी इकोनॉमी इतनी ख़राब है, उनके पास जो रिजर्व्स हैं वो सिर्फ सीरियन करेंसी में है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है इस वक्त. सैंक्शंस, अभी वेस्टर्न वर्ल्ड ये कह रही है कि सैंक्शंस हटाएं या ना हटाएं, वो इसको देखना चाहते हैं. जो सीरियंस वापस आ रहे हैं वो भी वापस आना भी चाहते हैं, नहीं भी आना चाहते, डर भी रहे हैं, क्योंकि टर्की उनसे ये लिखवा रहा है कि जी आप जाएंगे तो आप वापस नहीं आएंगे. तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है. और ये जिन्होंने ये रिबेलियन किया है पूरा, और जिसको इस वक्त अमेरिकन भी थपकी दे रहे हैं, इजराइल ने तो फौरन कंसोलिडेट कर लिया, गुलान हाइट्स पे आके बैठ गया, इस वक्त तो ऐसी जगह बैठा है कि वो डायरेक्टली डमस्कस पे कभी भी हमला कर सकता है. बट we need to see, because it's a bit like the Taliban. उन्होंने दोहा में सब वादे कर लिए थे और उसके बाद they went back on every commitment they made. तो मैं समझती हूँ कि मैं बहुत स्केप्टिसिज्म के साथ देखना चाहिए कि इजराइल में क्या हो रहा है, और पूरी मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स तब्दील हो रही है, लेकिन इस बात पे मैं